गुड मॉर्निंग एवरीवन। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की ये सेकेंड क्लास है। कल हमने फर्स्ट क्लास में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का मीनिंग, फॉरेक्स का मीनिंग और उस कुछ की टर्म्स पढ़े थे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके सिलेबस का पहला टॉपिक, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑल्दो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग हम कल भी देख चुके हैं, पर फिर भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी एक्सचेंज द वन करेंसी टू द अनदर। एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम किसी एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या विदेशी विनिमय बाजार की मुख्य विशेषताएं या उसके की फीचर्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। 7 की फीचर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या विदेशी विनिमय बाजार के। यस, 7 की फीचर्स है। तो पहला की फीचर क्या है? मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इज यूएस डॉलर। कल ही हमने देखा था कि 8 मेजर करेंसीज होती हैं और उन 8 मेजर करेंसीज से 7 करेंसीज पेयर बन के आते हैं। 7 करेंसी पेयर में हमने एक चीज़ कॉमन देखी थी। क्या चीज़ थी वो कॉमन? वो थी यूएस डॉलर। हर करेंसी पेयर में आपको यूएस डॉलर दिख रहा था। तो उसका क्या मतलब हुआ? जो आपका यूएस डॉलर है, आपका जो अमेरिकन डॉलर है, वो कैसी करेंसी है? वो एक्सटेंसिवली ट्रेडेड करेंसी है, वो कॉमनली यूज्ड करेंसी है। सबसे ज़्यादा अगर वैश्विक स्तर पर किसी मुद्रा का हम प्रयोग करते हैं, सभी देश किसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सी करेंसी है? वो है अमेरिकन डॉलर या यूएस डॉलर। तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की पहली विशेषता क्या है कि सर्वाधिक उपयोग होने वाली मुद्रा कौन सी है? वो है यूएस डॉलर या यूएसडी। दूसरी विशेषता है हाईली लिक्विड। लिक्विडिटी मतलब तरलता, हिंदी में कहते हैं तरलता। लिक्विडिटी का मतलब होता है व्हेन वी आर एबल टू कन्वर्ट इट इन कैश इजिली। जब किसी भी चीज़ को हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने अकाउंट्स में करंट एसेट्स पढ़ी होंगी। करंट एसेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो हाईली लिक्विड होती हैं। कहने का क्या मतलब होता है कि आप उन्हें इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और ईजिली उनका यूज़ कर सकते हो। अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें तो आप उसे ईजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो ईजिली कन्वर्टेबल नहीं होती हैं। पर जो आपकी लिक्विड, जहाँ पर लिक्विडिटी होगी वो ईजिली कन्वर्टेबल होगी। तो आपकी जो करेंसीज़ हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वो भी हाईली लिक्विड है। यहाँ पर भी जो करेंसीज़ होती हैं वो क्या होता है? ईजिली कन्वर्टेबल होती हैं। क्योंकि ये जो बाजार है, जो विदेशी विनिमय बाजार है, ये कैसा बाजार है? ये वैश्विक स्तर का बाजार है। विश्व के सभी देश इसमें भाग लेते हैं ना, और यहाँ पे बहुत सारे डीलर्स होते हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर ट्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पर हर तरह की मुद्रा जो है उपलब्ध होती है और आप इजीली किसी भी एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदल सकते हो। यू कैन इजीली कन्वर्ट वन करेंसी ऑफ वन कंट्री टू द अनदर। ठीक है, इजीली कन्वर्टेबल होता है। उसके बाद थर्ड है आपका नो सेंट्रल मार्केट प्लेस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। इट इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। इसका कोई भी हेड ऑफिस या कोई एक्सचेंज, कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो NSE, BSE ये सब हैं, और ये सब कहाँ पर इस्टेब्लिश हैं? ये भी जो है जनरली फिक्स है कि जैसे BSE है मुंबई में ही है ना। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कोई एक्सचेंज नहीं है और उसका कोई एक फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, किसी एक जगह पर वो स्थित नहीं है, कोई एक हेडक्वार्टर नहीं है उनका। इसलिए इस मार्केट को डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। उसके बाद आपका है OTC मार्केट। OTC का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब हुआ ऑफ एक्सचेंज मार्केट है। जैसे कि आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है तो वो क्या है? वो एक्सचेंज मार्केट होता है, वहाँ पर एक एक्सचेंज बना हुआ है ना, वहीं पर जाकर ट्रेडिंग होती है। पर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये क्या है? ये ऑफ एक्सचेंज मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट है। अगर बेचने वाला व्यक्ति फॉरेन करेंसी को, विदेशी मुद्रा को बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति दोनों हैं तो वो आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। उन्हें किसी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में जाकर वहाँ पर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये मार्केट कैसी है? ओवर द काउंटर मार्केट है। फिर आपका नेक्स्ट है 24/7
ओपन, ये जो मार्केट है ये कैसी है, ये 24/7 ओपन रहती है, ठीक है, 24 घंटे ओपन रहती है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है इस पर। उसके बाद आपका जो डीलर्स है उनका कैसा नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये एक ग्लोबल मार्केट है या यूनिवर्सल मार्केट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ ग्लोबली ट्रेडेड और ग्लोबली ऑपरेटेड मार्केट और इट इज़ अ यूनिवर्सल मार्केट। किसी एक देश की सीमाओं तक ये सीमित नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, कोई भौगोलिक सीमा नहीं है इसकी, ये इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। यहाँ पर डीलर्स भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के डीलर्स यहाँ पर होते हैं और वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद आपका है लास्ट, ग्रेटर प्राइस ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है प्राइस की, कहने का मतलब हुआ मूल्य की पारदर्शिता बहुत ज़्यादा होती है ना। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो जनरली जो प्राइसेस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। आपका डिमांड सप्लाई कितना है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके बेस पर तय होता है कि आपका एक्सचेंज रेट और आपके प्राइसेस क्या होंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं होती है किसी प्राइस को पता करने के लिए। आप क्या कर सकते हो, आप उनके पोर्टफोलियो पर जाकर रियल टाइम प्राइस चेक कर सकते हो। आपको किसी तरह के ब्रोकर की, किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है। इसी वजह से कहा गया है कि यहाँ पर पारदर्शिता अत्यधिक होती है, मार्केट ट्रांसपेरेंसी होती है। जो पॉइंट्स अभी मैंने कवर किए थे उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करा है, आप देख सकते हो। पहला है मार्केट ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है डॉलर इज एक्सटेंसिवली ट्रेडेड करेंसी, तीसरा है मोस्ट डायनेमिक मार्केट। मोस्ट डायनेमिक मार्केट का मतलब हुआ ये जो मार्केट होती है, ये जो बाजार है विदेशी विनिमय बाजार, ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का क्या मतलब हुआ, स्थायित्व नहीं होता है। यहाँ पर स्थायी बाजार नहीं है, जो रेट्स होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, है ना। आज आप चेक करो डॉलर की कीमत क्या है और 2 दिन बाद चेक करो, आपको फ्लक्चुएशन दिख जाएगा। भले वो फ्लक्चुएशन पॉइंट्स में होगा पर फ्लक्चुएशन होगा ज़रूर। उसके बाद आपका इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डीलर, जो कि मैंने अभी बताया ग्लोबल मार्केट है। ओवर द काउंटर मार्केट, OTC मार्केट है। ऑफ एक्सचेंज मार्केट है, कोई एक एक्सचेंज नहीं होता है इनिशिएट करने के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन को, है ना। उसके बाद हाईली लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तरलता अत्यधिक होती है, इजीली कन्वर्टेबल होती है जो करेंसीज होती हैं। और लास्ट है आपका 24/7 मार्केट। तो ये आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। कितने, अराउंड 7 to 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस पे, जो कि हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है। क्या है, फंक्शंस। फंक्शंस को हिंदी में कहते हैं कार्य। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, विदेशी विनिमय बाजार के कार्य क्या क्या हैं, तो इनके कार्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है ना। आप देख सकते हो, पहला कार्य है ट्रांजैक्शन फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन फंक्शन। दूसरा है क्रेडिट फंक्शन और तीसरा है आपका हेजिंग फंक्शन। ट्रांजैक्शन फंक्शन लेन देन संबंधी कार्य, क्रेडिट फंक्शन साख संबंधी कार्य और हेजिंग फंक्शन। हेजिंग होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को डील करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक तरह का मेथड होता है, उसे हम कहते हैं हेजिंग। तो आप कह सकते हो विदेशी विनिमय जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग संबंधी कार्य, ठीक है। लेन देन संबंधी कार्य, साख संबंधी कार्य और विदेशी विनिमय जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग संबंधी कार्य। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला आपका है हेजिंग फंक्शन। The globally trading business entities can hedge the risk of currency fluctuations by adopting means like a letter of credit and forward contract. Here, the goods are to be delivered on a predetermined future date and at a mutually agreed price. कहने का मतलब हुआ कि जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग किसी भी तरह की हो, रिस्क हर तरह की ट्रेडिंग में होता ही होता है ना। बिजनेस में रिस्क ज़रूर होता है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग की बात करें, तो यहाँ पर भी रिस्क होता है। और रिस्क किस वजह से होता है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। आप देखो, जो आपकी विनिमय दरें होती हैं वो हर दिन बदलती रहती हैं। आज डॉलर अलग आपको दिखेगा, उसका मूल्य अलग दिखेगा, और कल आप चेक करो तो आपको अलग मिलेगा। भले वो जो फ्लक्चुएशन हो पॉइंट्स में हो,
पर जो लोग बल्क में डीलिंग कर रहे हैं उनके लिए वो पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसकी वजह से रिस्क रेज हो जाता है। सपोज आपने आज डीलिंग की और आपको 4 दिन बाद पेमेंट करनी है किसी सामान की। अब 4 दिन बाद आपने आज जिस प्राइस पे सामान खरीदा था, ठीक है, आपने आज जिस प्राइस पे सामान खरीदा और आज जिस प्राइस पर उस कंट्री की करेंसी चल रही है, हो सकता है 4 दिन बाद उस करेंसी का जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो बढ़ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी सामान के लिए कहीं ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना, आपको वो सामान महंगा पड़ जाएगा 4 दिन बाद। तो यही कहलाता है रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क या विदेशी विनिमय जोखिम। जब हमारा नुकसान हो जाता है, जो ये विनिमय दरें हैं, एक्सचेंज रेट है, इसमें फ्लक्चुएशन की वजह से हमें नुकसान हो जाता है या नुकसान होने का खतरा रहता है, तो उसे हम कहते हैं विनिमय जोखिम या विदेशी विनिमय जोखिम। तो उस जोखिम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डील को आज की डेट पे फिक्स कर लेते हैं। कहने का मतलब है हमें महीने भर बाद कोई सामान खरीदना है, पर हमने क्या करा, उसका जो प्राइस है वो आज डिसाइड कर लिया और जो एक्सचेंज रेट है वो भी आज डिसाइड कर लिया। हमने ये डिसाइड कर लिया कि 1 महीने बाद डॉलर कितने भी रुपए में क्यों ना हो, पर अगर आज डॉलर 69 रुपीज़ का चल रहा है, तो जब हम 1 महीने बाद डील करेंगे तब हम कितने रुपए पर मान कर करेंगे, 69 रुपीज़ पर मान के करेंगे, भले फिर वो डॉलर उस समय 70 और 75 में चल रहा हो। तो आपका जो रेट होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप जो दोनों पार्टीज़ हैं, जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, जो बायर और सेलर है, वो आपस में मिलकर उस प्राइस को डिसाइड करता है और एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पे उस डीलिंग को करता है या मूव ऑन करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन है आपका ट्रांसफर फंक्शन, जिसे हम लेन देन संबंधी कार्य कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में आप करेंसीज को कन्वर्ट करते हो, किसी एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हो। ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, विदेशी विनिमय बाजार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। और ये कार्य किस लिए किया जाता है, सपोज किसी को बाहर जाना है, घूमने जाना है, सपोज किसी को किसी और कंट्री से इलाज कराने जाना है किसी और कंट्री में, या किसी बच्चे को पढ़ने जाना है, किसी स्टूडेंट को अब्रॉड जाना है, तो आप क्या करोगे, आप फॉरेन करेंसी अरेंज करोगे। तो ये कार्य कौन करता है, ये कार्य कहाँ किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किया जाता है। तो इस वजह से जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, ट्रांजैक्शन फंक्शन या लेन देन संबंधी कार्य। और लास्ट है आपका क्रेडिट फंक्शन, प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग overseas payment through foreign bills of exchange to its maturity or execution is another significant function of the forex market। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, जिसे विनिमय बिल कहा जाता है। तो विनिमय बिल में क्या होता है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत आज है, धनराशि आपको आज चाहिए, तो आप क्या करते हो, उस बिल को जाके बैंक से भुना लाते हो, है ना, बिल को दे देते हो बैंक को, और बैंक उस बिल के बदले आपको अमाउंट दे देता है, कुछ अमाउंट काट के, सर्विस जो चार्जेस होते हैं वो काट के वो आपको अमाउंट दे देता है। तो वैसे ही जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज बिल होते हैं, आप उनको भी भुना सकते हो, उन्हें भी आप किसी और ट्रेडर को देकर उससे करेंसी को उस समय ले सकते हो। तो वो एक तरह का क्या होता है, वो एक तरह का उधार होता है ना। तो साख संबंधी कार्य या क्रेडिट फंक्शन भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो आपने क्या देखा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कौन कौन से 3 काम होते हैं, ट्रांजैक्शन फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, रिस्क को कम करने का काम करते हैं कई तरीकों से, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके। दूसरा ट्रांजैक्शन फंक्शन, ट्रांजैक्शन फंक्शन में क्या होता है, हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। किन कामों के लिए, हो सकता है कि किसी को इलाज करवाने जाना हो सकता है किसी स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए बाहर जाना हो सकता है किसी को घूमने के लिए जाना हो, जो टूरिस्ट होते हैं ना। तो कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम किसी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग पर्पस भी हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। लास्ट आपका क्रेडिट फंक्शन है, मतलब कि उधार के लिए जब हम करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा आता है क्रेडिट फंक्शन में, जब हम अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को भुना लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके। तो ये आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शंस हैं, 3 कार्य हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हिंदी में कहेंगे विदेशी विनिमय बाजार के प्रतिभागी।
विदेशी विनिमय बाजार में जो भी डीलिंग होती है या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उसमें भाग लेते हैं। तो कौन कौन से लोग होते हैं, 5 डीलर्स हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला आपका है सेंट्रल बैंक, दूसरा है कॉमर्शियल बैंक, तीसरा है ट्रेडिशनल यूजर्स, चौथा है ट्रेडर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स और लास्ट है आपका ब्रोकर्स। हिंदी में हम कहेंगे सेंट्रल बैंक्स को कहेंगे केंद्रीय बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स को कहेंगे व्यापारिक बैंक, ट्रेडिशनल यूजर्स को कहेंगे परंपरागत उपभोगकर्ता, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, स्पेक्यूलेटर्स यानी कि सट्टेबाज और ब्रोकर्स यानी कि दलाल। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज of their respective country to ensure fluctuations within the desired limit and keep control over the money supply in the market। जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ऑथराइज डीलर कौन होंगे, ऑथराइज डीलर के पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उनके पास कौन कौन से राइट्स होंगे, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन होगा जो एलिजिबल होगा ऑथराइज डीलर बनने के लिए, या कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो प्रोहिबिट हैं, है ना। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपका सेंट्रल बैंक है वो मॉनिटर करता है और उनको कंट्रोल भी करता है कुछ हद तक, नॉट कम्प्लीटली बट कुछ हद तक। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1935 या 1935, और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में, 1949 में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा कॉमर्शियल बैंक या जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यापारिक बैंक। द कॉमर्शियल बैंक्स आर द मीडियम ऑफ फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज टू इट्स कस्टमर्स along with other forex functions like मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो आपके कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, वो क्या करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डीलिंग करते हैं, फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज कराते हैं, या अगर किसी व्यक्ति को इन्वेस्ट करना है ना, किसी व्यक्ति को अगर इन्वेस्ट करना है, विनियोग करना है, तो क्या करते हैं, वो फॉरेन करेंसीज में उसकी हेल्प करते हैं, उसे असिस्ट करते हैं और उन करेंसीज को अरेंज भी कराते हैं। ठीक है, तो जो आपके कॉमर्शियल बैंक हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के एक सिग्निफिकेंट डीलर्स होते हैं। फिर थर्ड है आपका ट्रेडिशनल यूजर्स। द ट्रेडिशनल यूजर्स इन्वॉल्व फॉरेन टूरिस्ट कंपनीज कैरिंग आउट बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस द ग्लोब, पेशेंट्स टेकिंग ट्रीटमेंट इन अदर कंट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड। ट्रेडिशनल यूजर या परंपरागत उपभोक्ताओं में कौन कौन आता है, बहुत से लोग आ सकते हैं, जैसे पेशेंट्स, मरीज जो बाहर के देशों में इलाज कराते हैं, वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी जो बाहर के देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो कंपनीज़ जो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजती हैं, जो कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो बाहर मीटिंग्स के लिए या किसी भी डील के लिए जाते हैं, और टूरिस्ट जो घूमने के लिए जाते हैं, वो व्यक्ति जो घूमने के लिए जाते हैं ना, पर्यटक। ठीक है, तो आपके ट्रेडिशनल यूजर में कौन कौन आ जाएगा, पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, कंपनी एम्प्लॉयज एंड एग्जीक्यूटिव्स और आपके टूरिस्ट। ठीक है, उसके बाद है आपका ट्रेडर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स, हिंदी में कहेंगे व्यापारी और सट्टेबाज। द ट्रेडर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स आर द अपॉर्चुनिटी सीकर्स एंड लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग अ प्रॉफिट थ्रू ट्रेडिंग ऑन शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स। कहने का मतलब हुआ जो आपके ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स में कौन आएंगे, आपके इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है ना, आयातक और निर्यातक। और स्पेक्यूलेटर्स को हिंदी में कहेंगे सट्टेबाज। सट्टेबाज जो प्रॉफिट मोटिव से सट्टा लगाते हैं, जो सिर्फ लाभ कमाने के लिए सट्टा लगाते हैं। जैसे आज करेंसी के रेट कम है, जैसे आज यूएस डॉलर के रेट कम है, पर उन्होंने ट्रेंड को एनालाइज किया, चीज़ों को एनालाइज किया और उसके बाद उनका आकलन के अनुसार उनका ये कंक्लूजन निकल के आया कि 1 महीने बाद यूएस डॉलर के रेट बढ़ने वाले हैं। तो जो सट्टेबाज होंगे वो क्या करेंगे, वो उस करेंसी को, वो उस मुद्रा को खरीद कर रख लेंगे, और जिस समय उस करेंसी के उस मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा तो वो क्या करेंगे, उस समय पर उसको बेच देंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो उनका क्या कहलाएगा, वो प्रॉफिट कहलाएगा।
वही उनका लाभ कहलाएगा। सॉरी, जो सट्टेबाज होते हैं वो क्या करते हैं, लाभार्जन के उद्देश्य से सट्टा लगाते हैं, किसमें, विदेशी मुद्रा में, है ना। स्पेक्यूलेटर्स स्पेक्यूलेट फॉर द प्रॉफिट मोटिव एंड दे बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसीज ओनली फॉर द प्रॉफिट मोटिव। और ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग पर्पज से ट्रेड करते हैं, इस इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। लास्ट है आपका ब्रोकर्स। सॉरी, they are considered to be financial expert who act as an intermediary between the dealers and the investors by providing the best quotations। जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह काम करते हैं, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत समय से उस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें जो शेयर्स खरीदते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो ब्रोकर्स की हेल्प लेते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू जाते हैं स्टॉक मार्केट में और शेयर्स को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं शेयर्स को उनकी हेल्प से, क्योंकि ब्रोकर्स जो होते हैं उन्हें जानकारी होती है उन स्टॉक्स की, उन्हें पता होता है कि कौन से शेयर्स बढ़ सकते हैं, किन के रेट्स बढ़ सकते हैं, किन के रेट्स घट सकते हैं, उनका एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वैसे ही जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्रोकर्स होते हैं जो ईजी और प्रॉफिटेबल डील्स आपको लाकर देते हैं। तो इस वजह से जो डीलर्स हैं जो फॉरेन करेंसी में डील करना चाहते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, विनियोगकर्ता हैं, जो उस करेंसी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उसमें विनियोग करना चाहते हैं, तो उनके बीच क्या काम करते हैं, उनके बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। कौन, ब्रोकर्स, या हिंदी में कहते हैं दलाल। ओके, सो आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। याद रखिएगा, टोटल 7 to 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, है ना। यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाली करेंसी है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपका जो मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, आपका जो मार्केट है वो ओवर द काउंटर या ऑफ एक्सचेंज होता है, 24/7 ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पे। जो मार्केट है ये ग्लोबल लेवल पे चलता है, और जो डीलर्स है उनका इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। और लास्ट आपका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शिता बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आपके फंक्शंस थे जिसमें आपका लेन देन संबंधी कार्य, साख संबंधी कार्य, और जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग संबंधी कार्य आते हैं, जिसे हम ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन कहते हैं। और लास्ट टॉपिक था आपके पार्टिसिपेंट्स या प्रतिभागी, जिसमें ये आपके 5 पार्टिसिपेंट्स आते हैं। बैंक्स आते हैं, बैंक्स में आपका सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक आता है। फिर आपके ट्रेडिशनल यूज़र आते हैं, ट्रेडिशनल यूज़र में कौन कौन आ सकता है, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, टूरिस्ट एंड कंपनी एग्जीक्यूटिव एंड कंपनी एम्प्लॉयज़। उसके बाद आपके ट्रेडर्स आते हैं, ट्रेडर में आपके इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर आते हैं। उसके बाद आपका आता है स्पेक्यूलेटर, जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। और लास्ट में आता है आपका ब्रोकर, जो कि एक तरह के मध्यस्थ होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं। ये आपके 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, 5 पार्ट्स में बांटा गया है पार्टिसिपेंट्स को, या हिंदी में कह सकते हो प्रतिभागी हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का लेक्चर, आज के सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। हैव अ नाइस डे।